हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आप लोग का डिमांड था कि एमसीक्यू का भी वीडियो आना चाहिए, तो इसके लिए मैं एमसीक्यू का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो से शुरू कर रहे हैं ये सी प्लस प्लस का है। तो सी प्लस प्लस पहले करेंगे, फिर बीच बीच में और भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू हम लोग साथ में करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आखिरी तक चलेगा, जब तक का आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे केवल सी प्लस प्लस का है। क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, आसान से शुरू करेंगे हम लोग, फिर मॉडरेट पे जाएंगे, फिर थोड़ा सा टॉप पे भी जाएंगे। तो ये इजी है, इजी टू मॉडरेट जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक दो तो ऐसे ही आप बना दे रहे होंगे देख के। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेक्ट सिंटेक्स क्या है इंक्लूड करने का। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल भी आप बना सकते हैं। अगर आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनाते हैं तो उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है। देखिए, प्री डिफाइंड के लिए तो ये है करेक्ट सिंटेक्स, जिसको आप लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। यूजर डिफाइंड के लिए ये है सी नंबर। इसमें क्या होता है, डबल कोट के अंदर फाइल का नाम डबल कोट के अंदर हम लोग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉट एच नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डॉट एच नहीं लगा हुआ है, डॉट एच लगा भी सकते हैं आप, लेकिन फाइल का नाम डबल कोट के अंदर आप दीजिएगा। कहने का मतलब है डबल कोट के अंदर होना चाहिए। अगर फाइल किसी ड्राइव में है तो पूरा पाथ देना होगा। यहाँ पे आपको दूसरे ड्राइव में है तो पूरा पाथ देना होगा। बस इतना समझ लीजिए, डबल कोट के अंदर देना होगा, बस हो गया, काफ़ी है। जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करेक्ट आइडेंटिफायर क्या है। करेक्ट आइडेंटिफायर मतलब कि जैसे कि वेरिएबल का नाम आप देते हैं तो वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको नाम दिया गया है, इस ये तभी तक आपसे पकड़ाएगा जब आपको वो रूल याद होगा कि नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो नंबर से शुरू हो रहा है। स्पेशल सिंबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डॉलर स्पेशल सिंबल है, तो ये सब तो कट गया। एक ये वाला आपके लिए सही हो जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर, देखिए यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है आप देख सकते हैं, तो ये तो पॉइंटर में आप यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर एंड सिंबल जो होता है उसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कमेंट, कौन सा सिंटेक्स यूज करके आप कमेंट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से कमेंट दिया जाता है, ये दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला ये वैलिड है, मतलब हम लोग इससे कमेंट का शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन के लिए होता है, ये सिंगल लाइन के लिए होता है। और एक कमेंट ये भी है, ठीक है, ये मल्टी लाइन के लिए होता है। यहाँ पे आप कमेंट दे दीजिए मल्टी लाइन और फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसके लिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। देखिए लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं उससे सेकेंड लास्ट वीडियो में आप जाकर देखिएगा मेरे, तो सी प्लस प्लस में मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है। उसमें जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, वहाँ पैरामीटर ना बोल के एक्चुअल आर्गूमेंट, फॉर्मल आर्गूमेंट मैंने बोला है। तो पैरामीटर को आर्गूमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए एक्चुअल आर्गूमेंट हम किसे बोलते हैं, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि ए बी सी आप कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भेज रहे हैं एक्स, एक वैल्यू भेज रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिए, ये जो वैल्यू भेज रहे हैं ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर। तो अब इसको पढ़ के आप समझिए क्या बोल रहे हैं। कह रहा है कि पैरामीटर्स विथ विच फंक्शंस आर कॉल्ड। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय जो पैरामीटर आप लिखते हैं क्या वही है, हाँ वही है। तो आपके लिए पहला ही ए नंबर ही सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है। फॉर्मल पैरामीटर्स, तो फॉर्मल पैरामीटर किसे बोलेंगे, जब ये ए बी सी फंक्शन आप बनाए होंगे कहीं पे भी, जैसे कि ए बी सी आपने बनाया होगा, तो यहाँ आपने अगर लिखा होगा इंट ए और ये फंक्शन का अगर बॉडी होगा, इसमें आपने कुछ कोड लिखा होगा, ये रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे अगर वॉइड आपने लगाया होगा, तो फंक्शन डिफिनेशन में जो आप पैरामीटर दिए हैं वो कहलाएगा फॉर्मल पैरामीटर। तो देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, पहला वाला तो होगा ही नहीं, दूसरा वाला पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। वो पैरामीटर जो फंक्शन डिफिनेशन में आपने दिया है क्या वही है, हाँ वही है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
विच फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर। याद रखिए सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो गेट फंक्शन का यूज करके हम लोग सिंगल कैरेक्टर को रीड करते हैं। तो ये वाला आपके लिए सही हुआ, गेट 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 फंक्शन। यहाँ पे सी इन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सहारे गेट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो आपके लिए ए नंबर सही हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट ए सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर रीड करने की बात हो रही थी, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर राइट करने की बात हो रही है, तो पुट पुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं राइट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन ही आपके लिए सही हो जाता है। सी आउट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, फंक्शन का नाम तो पुट ही है। स्केप सीक्वेंस बोल रहा है कि एक स्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए आप स्लैश एन यूज करते होंगे न्यू लाइन के लिए, ठीक है, स्लैश टी आप यूज करते होंगे टैब के लिए, तो ये सब स्केप सीक्वेंस कहलाता है। तो स्केप सीक्वेंस का एक खास मीनिंग होता है, इसको स्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं, इसे स्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसका एक खास मीनिंग होता है, जब आप इसे यूज कीजिएगा तो ये अपना काम कर जाएगा, ठीक है। जब आप स्लैश एन यूज कीजिएगा तो ये अपना लाइन चेंज करके चला जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए set of characters that convey a special meaning in a program। सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब दो कैरेक्टर का सेट तो दिख रहा है, ये क्या करता है, एक स्पेशल मीनिंग कन्वे कर देता है, मतलब स्पेशल मीनिंग कंप्यूटर को बताता है और चला जाता है। तो पहला ऑप्शन ही आपके लिए सही जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट कैरेज रिटर्न। देखिए कैरेज रिटर्न, ये कैरेज रिटर्न का ये होता है स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कि स्केप सीक्वेंस। तो आपके लिए ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। ये तो न्यू लाइन के लिए होता है, ठीक है। तो कैरेज रिटर्न क्या है, थोड़ा सा इसी समझ लीजिए। देखिए कैरेज रिटर्न जनरली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब कि मल्टीपल लाइन है, आपका कर्जा सपोज कि यहाँ पे है, तो जो आप कैरेज रिटर्न यूज कीजिएगा तो ये जो भी नेक्स्ट लाइन है ना उसके बिगिनिंग में पहुंचा देता है, नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में ये पहुंचा देता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है, ठीक है। उस तरह का सिचुएशन ही बहुत कम बनता है। बस याद रख लीजिए स्लैश आर, इसे क्या बोलते हैं, कैरेज रिटर्न। स्केप सीक्वेंस टैब के लिए, देखिए टैब के लिए स्केप सीक्वेंस क्या है, तो ये स्लैश टी। एक तो याद कर लीजिएगा, दिस इज स्लैश एन स्लैश टी आर, बस इतना ही। ये स्लैश बी बैक स्पेस के लिए होता है, स्लैश ए ये अलर्ट के लिए होता है। तो कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। हु क्रिएटेड सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस कौन बनाया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पहला नंबर आंसर जार्ने स्ट्रॉप। इंजर्सन ऑपरेटर, देखिए इंजर्सन ऑपरेटर या इसको पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि कौन इनमें से इंजर्सन ऑपरेटर है, तो सी आउट में जो आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे, यही हो गया इंजर्सन ऑपरेटर, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, ए नंबर, ए नंबर आपके लिए सही हो जाता है। आइए 14 नंबर पे, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो जो आप सी इन में ऑपरेटर यूज करते हैं ये वाला, तो देखिए बी नंबर आपके लिए सही हो जा रहा है। आइए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए यहाँ यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि लैंग्वेज विच हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा टाइप्स, एक ऐसा लैंग्वेज जिसके पास इतना पावर है कि वो नया डाटा टाइप जनरेट कर दे, बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिबल। उसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिबल, ठीक है, एक्सटेंसिबल बोलेंगे। रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी मतलब कि जैसे कि एक कार्टून है, इसमें आप कोई चीज़ रख दीजिए और उसको पैक कर दीजिए, 10 वो चीज़ रख के और पैक करके एक सिंगल एंटिटी आपने बना दिया क्योंकि इसको कैरी वगैरह करने में आपके लिए आसान रहेगा, एक चीज़ रहेगा आराम से उठा लीजिएगा लेके चले जाइएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट। तो इस ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि डाटा, ठीक है, और फंक्शन रख के आप बंद कर रहे हैं,
तो डाटा और फंक्शन रख के हम लोग क्लास के अंदर बंद कर देते हैं क्लास, और इसका एक नाम दे देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बढ़िया से पढ़ा देंगे, उसका थियोरेटिकल वगैरह सब। कह रहे कि हाउ स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या अंतर है सी प्लस प्लस में? देखिए, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट है, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सी प्लस प्लस में भी आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा एडवांस भी हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से अगर आप बना रहे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, अभी तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया तो बता देते हैं। अगर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके कोई क्लास बना रहे हैं तो इसके अंदर का जितना भी डाटा वगैरह रहेगा ये सब बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक। और क्लास कीवर्ड का यूज करके अगर कोई आप क्लास बना रहे हैं तो इसके अंदर का जो कुछ रहेगा बाय डिफॉल्ट वो रहेगा प्राइवेट। बस यही बात है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है, क्लास में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। बस यही इसका एक मेन डिफरेंस है। तो ऑप्शन ए आपके लिए सही हो जाता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म हम जो लास्ट वाला जो ऑपरेटर नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाया था मैंने, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे बोले तो फंक्शन ओवरलोडिंग जब लग जाता है तो फंक्शन ओवरलोडिंग लगने के कारण पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जब फंक्शन ओवरलोडिंग किसी प्रोग्राम में दिखे तो समझ लीजिएगा कि उसके बैकग्राउंड में पॉलीमॉर्फिज्म काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउिंग ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। तो इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरह से कंसेप्ट लागू करता है प्रोग्राम पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच कंसेप्ट अलाउज यू टू रीयूज द रिटन कोड। रीयूज की जब बात आएगी तो वहां पे इनहेरिटेंस आपके लिए सही होगा। इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी का गुण देता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, एक क्लास आपने पहले से बना लिया है, दूसरा क्लास आपने बनाया, तो जैसे कि एक क्लास आपने पहले से बना के रखा है, एक आपने बी क्लास बनाया, तो एक क्लास का सारा प्रॉपर्टीज बी क्लास में आ जाएगा अगर आप इनहेरिटेंस कर देते हैं तो इसमें जितना कोड लिखे हैं ना ये सारा कोड रीयूज हो गया इस क्लास के लिए, तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही होगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है और कोड से आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें कौन है जो पॉलीमॉर्फिज्म बता रहा है? तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का ये क्वेश्चन है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग अगर होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म वहां पे आ ही जाएगा। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ दो फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर भी तो सेम हो जा रहा है, तो ये भी खत्म। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है? फंक्शन का नाम सेम, फंक्शन का नाम सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर होगा, ठीक है, पैरामीटर वो डिफरेंट होगा। पैरामीटर जो होगा उसका टाइप, पैरामीटर का टाइप या नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग होना चाहिए। देखिए पैरामीटर का टाइप में बदलाव कर लीजिए या नंबर ऑफ आर्गुमेंट में बदलाव कर लीजिए, तब जाके आपके लिए फंक्शन ओवरलोडिंग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम है लेकिन टाइप भी सेम हो जा रहा है, तो ये खत्म। यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम सेम है और टाइप यहाँ पे फ्लोट टाइप 1 जा रहा है और यहाँ 3 जा रहा है आर्गुमेंट। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे टाइप देखने का जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग है। जहाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम मिले तो वहाँ पे टाइप देखिएगा कि टाइप में अंतर है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जा रहा है, इसका मतलब सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन ये अच्छा था। देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे देखिए क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस देखिए ये हो जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से बता देंगे। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, एक होगा बेस क्लास और एक होगा ड्राइव क्लास। एक ही होगा बेस क्लास और एक ही होगा ड्राइव क्लास, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि बेस क्लास की संख्या 2 या 2 से अधिक। जैसे कि ए या बी बेस क्लास है तो एक ही होगा ड्राइव क्लास सी, ये दोनों को इनहेरिट करेगा। तो बेस क्लास की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो तीर दिखा रहा है ना, इस तीर का मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनहेरिटेंस आपका दिखा रहा है ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर वाला ऑप्शन थोड़ा सा वो मल्टी लेवल वाला बता रहा है कि ए को बी इनहेरिट कर रहा है और बी को सी इनहेरिट कर रहा है, कुछ इस तरह का दिखा रहा है। अब थोड़ा सा अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी थोड़ा सा ये अलग है, ये पूरा अलग अलग ही दिखा रहा है। ये ए को बी इनहेरिट कर रहा है, फिर ए को सी इनहेरिट कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है, हालांकि इसको ठीक से बना ही देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका ए, जिसको कौन इनहेरिट कर रहा है, बी, और फिर इसी ए को कौन इनहेरिट कर रहा है, सी। तो ये हायरार्किकल हो गया, ये मल्टी लेवल नहीं हुआ, इसका ठीक उल्टा है, ये ठीक उल्टा है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ए जो है और बी, इसको सी इनहेरिट कर रहा है, तो यही आ जाएगा आपका मल्टीपल में ऐसे। तो कुछ इस तरह से आपको दिखा रहा है, ठीक है। 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि हाउ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन क्लास हेल्प्स इन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप क्लास बनाते हैं ना, तो जब क्लास आप बनाते हैं तो उसमें डाटा हाइडिंग भी लागू हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन भी लागू हो जाता है, इनकैप्सुलेशन भी लागू हो जाता है, ठीक है। तो जब आप क्लास बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, क्लास का नाम आपने दे दिया ए। अब क्लास के अंदर आप जो कुछ लिख रहे हैं, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैक हो गया, ठीक है। आप जो कुछ लिख रहे हैं ये हाइड हो गया, ये बाहरी दुनिया के लिए हाइड हो गया। तो अगर आप इसमें से चाहते हैं कुछ चीज दिखाना और कुछ चीज छुपाना, कुछ चीज दिखाना और कुछ चीज छुपाना, तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा जो इंट ए है वेरिएबल, ये छुप जाए, तो इसको आप कर देते हैं प्राइवेट। इसे आप क्या कर देते हैं, प्राइवेट। आप चाहते हैं मेरा एक वेरिएबल है इंट के, ये दिख जाए बाहरी लोगों को, तो इसको आप कर देते हैं पब्लिक। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है सी प्लस प्लस में। इन तीनों का यूज करके आप एब्स्ट्रैक्शन लागू करते हैं क्लास पे कि किसको दिखाना है किसको छुपाना है, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। अब इसमें खोजिए है कहाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि दे डज नॉट हेल्प इन एनी वे, ऐसा बात नहीं है। दे अलाउ अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू आउटर वर्ल्ड, ये डिफिनेशन भी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन का। तो एक्सेस स्पेसिफायर यही काम करते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही। एब्स्ट्रैक्शन क्या है ये कंसेप्ट भी लगभग हम आपको समझा दें। अजी 23 नंबर क्या है, सी प्लस प्लस क्या है। देखिए सी प्लस प्लस क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही। लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लीजिए,
लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ है, कह रहा है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है। हाँ, दोनों है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड तो होगा ही होगा। ठीक है, दोनों का फीचर इसमें आ जाता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपके लिए सही है। आइए 24 नंबर देखते हैं। व्हाट डज मॉडुलरिटी मीन्स? मॉडुलरिटी मीन्स क्या है? देखिए, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो छोटे छोटे मॉड्यूल में अपने प्रोग्राम को तोड़ते हैं। तो अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ते हैं, इसी चीज को मॉडुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सब डिवाइडिंग प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट, यही कहलाता है मॉडुलरिटी। मॉडुलरिटी का यही होता है मतलब, आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट में तोड़ दें। ठीक है, तो जनरली फंक्शन का यूज करके छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ते हैं। वाह जी, लास्ट है ये 25 नंबर। अब देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। इसे आप मान सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ उप्स इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, अब इसको जूम करते हैं, अच्छे से देखिए इस कोड को। कह रहा है कि इस कोड में सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर लागू नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन है नीचे, इसमें से देखना है कि कौन सा फीचर इसमें नहीं दिख रहा है आपको। तो देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप कोई क्लास बनाते हैं तो अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का फीचर ऐड हो ही जाता है। और यहाँ पे 2 गो क्लास दिख रहा होगा, जिसमें बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट तो मिल ही गया। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कौन हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि कौन सा फीचर नहीं दिख रहा है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जब भी क्लास बनता है ना, जब क्लास बनेगा तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन ऑटोमेटिक आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा पहला सेट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा इसका क्वालिटी और एक्सप्लेनेशन तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।